हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन दैनिक जीवन में भौतिकी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम प्रकाश अथवा लाइट। सबसे पहले अपन ये जानने की कोशिश करेंगे इसकी परिभाषा के द्वारा कि प्रकाश होता क्या है, यानी इसकी बेसिक चीज़ क्या होती है। तो सबसे पहला पॉइंट बाय पॉइंट टू पॉइंट पहले डिस्कस करते हैं अपन, उसके बाद अपन स्लाइड से पढ़ेंगे। तो प्रकाश होता है जो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन प्रकाश तरंग। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रकाश की जो तरंग होती है, ठीक है, वो किस प्रकार की होती है? ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। तरंगों के टॉपिक में अपन ने शॉर्ट में डिस्कस किया था कि तरंगें दो प्रकार की होती है, एक तो यांत्रिक प्रकार की होती है और एक अयांत्रिक प्रकार की होती है। यांत्रिक दो प्रकार की होती थी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य में अपन ने पढ़ा था ध्वनि तरंगे, और अनुप्रस्थ तरंगे होती है प्रकाश तरंगे, ठीक है। इसके अलावा जो अपन ने यांत्रिक तरंगे पढ़ी थी उनका उदाहरण था विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। और साथ में अपन ने ये भी पढ़ा था कि जो यांत्रिक तरंगे होती है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, उनके गमन के लिए माध्यम का होना आवश्यक होता है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के गमन के लिए निर्वात का होना जरूरी होता है, ठीक है। अब अपने यहाँ पर प्रकाश पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ प्रकार की यांत्रिक तरंग होती है, ठीक है। अनुप्रस्थ प्रकार की यांत्रिक तरंग होती है, इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने तरंग वाले टॉपिक में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। दूसरा, इनका जो गमन होता है वो किसके रूप में होता है? गमन जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। किसके रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है तरंगों के रूप में, ठीक है। अपने को पता है कि जो अनुप्रस्थ तरंगें यांत्रिक प्रकार की, तो यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए किसका होना जरूरी होता है? इनके लिए इनके लिए होना चाहिए माध्यम, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगें वो पढ़ चुके, इनके संचरण के लिए किसका होना जरूरी है? निर्वात का, ठीक है। अतः अपन कह सकते हैं कि जो प्रकाश तरंगें होती है वो निर्वात और माध्यम, निर्वात और माध्यम दोनों में गमन कर सकती है, ठीक है। माध्यम तो आ जाएगा अपने अनुप्रस्थ प्रकार की प्रकृति से, और निर्वात आ जाएगा अपने विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। तो माध्यम और निर्वात दोनों में गमन कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी अपन थर्ड, निर्वात में इसका वेग क्या होता है प्रकाश तरंगों का? निर्वात में वेग, ये अपन विद्युत चुंबकीय तरंगों में पढ़ चुके हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कितना? 3 × 10⁸ कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चौथा टॉपिक, चौथा पॉइंट इसमें यह है कि प्रकाश जो तरंगे होती है, जो दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम, दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम। दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम क्या होता है? जैसे नाम से अपने को पता लग रहा है कि प्रकाश का वह स्पेक्ट्रम जिसके द्वारा अपन वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। अपनी आंखें संवेदी होती हैं, मानो की आंखें कौन से प्रकाश किस रेंज में वस्तुओं को देख सकती है, उसको दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है, तरंग दैर्ध्य की रेंज है। तो ये बेसिक कंसेप्ट होगा प्रकाश के बारे में, इसको अपन स्लाइड से पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगें होती है। अनुप्रस्थ तरंगें होती है जिनका गमन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। अतः प्रकाश निर्वात और माध्यम दोनों में संचरण कर सकता है, ठीक है। अपन ये बात समझ चुके अभी। इसके अलावा निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग भी इतना ही था। इसके अलावा मानव नेत्रों द्वारा देखे जा सकने वाले प्रकाश स्पेक्ट्रम की जो परास होती है, रेंज होती है, वो 400 से 700 नैनोमीटर होती है। इसी रेंज के अंदर अपनी आंखें जो होती है वस्तु को देख पाती है, ठीक है। अब है नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में अपन पढ़ेंगे रंग, कलर। रंग किसके? प्रकाश के। ये रंग यानी कि प्रकाश के रंग तो पढ़ेंगे। इसके अलावा वस्तुएं जो अपने को दिखती है, हरी वस्तु हरी क्यों दिखती है, लाल वस्तु लाल क्यों दिखती है, ये भी अपन इसमें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन रंगों के प्रकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहला होता है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग ऐसे रंग होते हैं जिनको अपन किसी दूसरे रंग की सहायता से नहीं बना सकते हैं, यानी कि बेसिक रंग होते हैं, इनको बनाने के लिए दूसरे रंग की जरूरत अपने को नहीं पड़ती है। जबकि द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? जिनको बनाने के लिए अपने को प्राथमिक रंगों की जरूरत पड़ेगी। द्वितीयक रंग होंगे वो प्राथमिक रंगों की सहायता से बनेंगे, जबकि प्राथमिक रंग जो होते हैं वो बेसिक कलर होते हैं, इनको बनाने के लिए किसी दूसरे कलर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्राथमिक जो रंग होते हैं वो होते हैं लाल, हरा और नीला। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू।
ठीक है। जबकि जो द्वितीयक रंग है इनका निर्माण प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने से होता है, ठीक है। अब जो द्वितीयक रंग होते हैं उनको समझने के लिए अपन एक ट्राइंगल बनाते हैं और ट्राइंगल के द्वारा इसको समझते हैं बिल्कुल। तो प्राथमिक रंग 3 थे, रेड, ग्रीन और ब्लू। अपन लाल को यहाँ मान लेते हैं तो हो गया लाल, यहाँ पर अपन हरे को रख लेते हैं और यहाँ पर अपन नीले को रख लेते हैं। तो इसमें अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से दो रंगों को मिलाएंगे तो तीसरा रंग बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर पीला, ठीक है। तो पीला रंग किसको मिलाने से बन रहा है अपने यहाँ पर, लाल और हरे से, ठीक है। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, केवल अपने वो ट्राइंगल याद रखना है, ठीक। लाल प्लस हरा। दूसरा रंग यहाँ पर कौन सा, सियान, सियान कलर। सियान कलर किसको मिलाने से बन रहा है, हरे, हरे और नीले से, हरा प्लस नीला, ठीक है। और तीसरा कलर यहाँ पर मैजेंटा, मैजेंटा कलर। मैजेंटा कलर जो होगा वो नीले और लाल रंग को मिलने से बनेगा, नीला प्लस लाल, ठीक है। ये हो गया। और जो तीनों रंग है कौन से, लाल, हरा और नीला, तीनों को मिला देंगे तो प्रकाश का जो रंग होगा वो हो जाएगा श्वेत, ठीक है। श्वेत प्रकाश किससे बनेगा, लाल प्लस हरा प्लस नीला, ठीक है। इसमें 4 रंग हो गए अपने, मैंने 4 रंग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर अपन कि पीला रंग किसको मिलाने से बनता है, पीला, पीला बनेगा लाल से और हरे से। दूसरा सियान रंग, ये बनेगा हरे से और लाल से। मैजेंटा किससे बनेगा, लाल से और नीले से। और श्वेत रंग होगा इन तीनों को मिलाने से, लाल को, हरे को और नीले को, ठीक है। श्वेत रंग सभी रंगों के मिश्रण से। नेक्स्ट स्लाइड। अब अपन पढ़ेंगे वस्तु का रंग। अपने को जो वस्तु दिखती है, यानी लाल रंग की जो वस्तु लाल ही क्यों दिखती है और अपने को नीले रंग की वस्तु नीली ही क्यों दिखती है, ये अपन जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरएस प्री में आया क्वेश्चन है, ठीक है। आरएस प्री में आया कि हरे रंग की जो पत्तियां होती है पादपों की, उनका कलर हरा क्यों दिखाई देता है, ठीक है। ठीक है, वो यही इसी कंसेप्ट जो आया हुआ क्वेश्चन है, इसको अपन 1 बाय 1 जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वस्तु जिस रंग को परावर्तित कर देती है उसका रंग वही होता है। मान लेते हैं कोई एक वस्तु है, ठीक है, इस पे अपने बहुत सारी प्रकाश की किरणें अपनी गिर रही है, ठीक है। ये मान लेते हैं एक तो लाल प्रकाश आ गया, दूसरा इस कलर का प्रकाश आ गया, ठीक है। तीसरा मान लेते हैं अपन अलग प्रकाश आ गया, ठीक है। तो अलग अलग प्रकाश की किरणें आ गई। अब मान लेते हैं नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इन तीनों रंगों को तो क्या कर लेती है वस्तु, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। और अपन मान लेते हैं ये कोई कलर है अगला, ये चौथे नंबर का कलर है हरा, ठीक है। इसको अवशोषित ना करके ये वापस परावर्तित कर देती है, ठीक है। इधर से आया और इधर से गया, जब ये जितने भी रंग थे 1 2 3 ये वापस नहीं जा रही, इस वस्तु की सत्ता त्याग कर यहीं पर अवशोषित हो रहे हैं। जबकि जो चौथा रंग है यहाँ पर आया और वापस गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यही है कि ये वस्तु है तीनों कलरों को तो अवशोषित कर रही है, तो ये कलर तो शो करेगी नहीं, एक चौथे हरे रंग को वापस परावर्तित कर रही है, तो इस वस्तु का रंग क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। अगर ये हरे रंग को अवशोषित कर लेती और लाल रंग को परावर्तित करती, अपन लाल पे आ जाते हैं, अगर लाल रंग को परावर्तित कर देती, ठीक है, और इस हरे रंग को, ठीक है, हरे रंग को परावर्तित नहीं करती, अब लाल को कर रही है, ठीक है। तो इस वस्तु का रंग क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये लाल रंग को परावर्तित कर रही है तो इसका रंग हो जाएगा लाल, ठीक है। इस कंडीशन में ये लाल को तो परावर्तित कर रही है, बाकी दूसरे तीसरे चौथे कलर इन सभी को क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है, ठीक है। तो वस्तु जिस रंग को परावर्तित कर देती है उसका रंग वही हो जाता है। यहाँ पर लाल रंग को परावर्तित कर रही है तो लाल हो गई, पहले वाले कंडीशन में हरे रंग को परावर्तित कर रही थी तो वो रंग हरा हो गया था उसका, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं 1 बाय 1, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पादपों की हरी पत्तियां हरे रंग के अलावा सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, वह हरे रंग को परावर्तित कर देती है, इसी कारण पादपों की पत्तियां वो हरी दिखाई देती है, ठीक है, हरे रंग को परावर्तित कर देती है, बाकी सबको अवशोषित कर लेती है। इसके बाद गुलाब का जो लाल रंग है वो क्या होता है, तो गुलाब लाल रंग के अलावा सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, वह लाल रंग को परावर्तित कर देता है, ठीक है। गुलाब का लाल रंग क्या होता है, लाल रंग को परावर्तित करता है। पत्तियां हरी क्यों होती है, क्योंकि हरे रंग को परावर्तित करती है। इसके अलावा जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है वह काली दिखाई देती है,
अतः वास्तव में काला रंग का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, काला रंग ये डिनोट करता है कि उस वस्तु का कोई रंग है ही नहीं, सभी प्रकार के रंगों को उसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। ठीक है, तो इसमें आ जाए कि कोई वस्तु का सभी प्रकार के रंगों को अवशोषित कर लेती तो वो क्या दिखाई देती, काली दिखाई देती। ठीक है, काला अपन मानते हैं दैनिक बोलचाल में कि काला रंग होता है, लेकिन साइंटिफिकली काला रंग होता नहीं है। ठीक है, काले रंग का मतलब ये होता है कि वो वस्तु सभी प्रकार के रंगों को अवशोषित कर रही है। ये था टॉपिक। ठीक है, तो इसके अंदर अपना ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। अपन अब पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण अथवा डिस्पर्शन के बारे में, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि प्रकाश का अलग अलग रंगों में बिखर जाना, टूट जाना। ठीक है, एक अपने कोई प्रकाश किया, एक पुंज किसी वस्तु के ऊपर डाला और वो वस्तु उसको अलग अलग प्रकाश में विभाजित कर दें, इसी को वर्ण का विक्षेपण कहते हैं। वर्ण का विक्षेपण यानी प्रकाश का अलग अलग भागों में टूटना। ठीक है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से पार कराने पर यह विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसी को वर्ण विक्षेपण कह देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिया कि इसका प्रिज्म का। ठीक है, तो प्रिज्म में जो नॉर्मल प्रकाश का जो रंग होता है अपना श्वेत होता है, तो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पे डालेगी तो प्रिज्म इस प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित कर देगा, इसी को वर्ण विक्षेपण अपन बोल देते हैं। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इंद्रधनुष का बनना, कि इंद्रधनुष का बनना किसका एग्जाम्पल है, तो आएगा वर्ण विक्षेपण। लेकिन इंद्रधनुष होता है वो तो अपने आसमान में होता है, वहाँ पर तो अपन प्रिज्म लेके जाते नहीं है, तो फिर इंद्रधनुष के अंदर वर्णों का विक्षेपण कैसे होता है, उसके लिए वहाँ पर जो अपनी पानी की बूंदें होती है ओस की, वायुमंडल में ये बूंदें होती है वो प्रिज्म का काम करती है। इसमें जैसे प्रकाश की किरण गिरती है तो ये जो ओस की बिंदु होती है, पानी की बिंदु है, इस प्रकाश की किरणों को अलग अलग रंगों में विभाजित कर देगी। ठीक है, अलग अलग तरह के रंग इसमें बन जाएंगे। ठीक है, ये है पानी की बूंद, पानी की बूंद। ठीक है, तो इसका भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इंद्रधनुष का बनना, इसमें पानी की बूंदें प्रिज्म का कार्य करती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब पढ़ेंगे अपन प्रकाश का परावर्तन। अपन ये बेसिक कंसेप्ट अपन पहले पढ़ चुके ध्वनि तरंगों में कि अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। ठीक है, परावर्तन का मतलब होता है किसी भी सतह से टकराकर उसी माध्यम वापस उस तरंग का आ जाना, परावर्तन कहलाता है। और अपवर्तन क्या होता है, किसी सतह से को टकराने के बाद उस माध्यम में ना कि वो किरण अगले दूसरे माध्यम प्रवेश कर जाए और मूल मार्ग से विचलित हो जाए तो उसको बोल देंगे अपन अपवर्तन। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर है, वो अपने ध्वनि तरंगों के बारे में पढ़ा था, अपन प्रकाश की तरंगों के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो इसमें पहले वही सेम डेफिनेशन, प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में आ जाती है। ये कोई सतह है, ठीक है, यहाँ पर प्रकाश की किरण यहाँ पर आई और वापस उसी माध्यम में आ गई, ये माध्यम नंबर 1 है, ये 2 है, दूसरे माध्यम में नहीं, इसे टकरा वापस पहले माध्यम आ गई, तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल। ठीक है, ये अपने को बेसिक कंसेप्ट आए नहीं आए तो भी अपने को प्री में चलेगा। ठीक है, प्री में जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं 1 by 1 उन सभी के एग्जाम्पल ही आएंगे, ना कि उसका बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल अपने किसी तरह से या तो समझ के याद करो या इनको आप रटो, लेकिन रटने की बिल्कुल जरूरत है नहीं। यहाँ पर सारे के सारे एग्जाम्पल अपने को दैनिक जीवन में दिखते हैं, उनको आराम से समझ के याद कर सकते हैं। ठीक, और उनको अपन ईजी बनाने की कोशिश यहाँ पर कर ही रहे हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का एग्जाम्पल सबसे पहला तो हो जाएगा दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। जैसे मान लीजिए आपको सामने को दर्पण है, ठीक है, इसके सामने अपन खड़े हैं। ठीक है, खड़े होकर अपन क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, इस दर्पण में अपन खड़े होते हैं और खड़े अपना चेहरा देखते हैं सामने। ठीक है, तो चेहरा दिखता है तो प्रकाश की किरण इस दर्पण में अपने जो अपन देख रहे हैं तो प्रकाश की दर्पण पे जाएगी और जाकर टकरा के वापस आ रही है, इसका अपन अपना चेहरा इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन को उदाहरण, दर्पण के सामने खड़े हुए अपने को अपना चेहरा दिख रहा है तो प्रकाश के परावर्तन के कारण दिख रहा है। ठीक है, वापस आ रही तरंग, प्रकाश की किरण। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है वस्तु का रंग निर्धारण। अपन ऑलरेडी भी इससे पहले डिस्कस कर ही चुके कि जो वस्तु जिस रंग को परावर्तित कर देती है उसका रंग वही होता है, बाकी रंगों को तो वह अवशोषित कर लेती है। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। और थर्ड है ग्रह व उपग्रहों का चमकना, ये भी सेम प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखता है आकाश में। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे अपन थर्ड टॉपिक, अपवर्तन, प्रकाश का। ठीक है,
इसको अपन थोड़े स्लाइड को एनालाइज कर लेते हैं उसके बाद में। ठीक है, तो अपन अब पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन। अपवर्तन की डेफिनेशन सेम वही है जो अपने ध्वनि तरंगों पढ़ चुके हैं कि प्रकाश द्वारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी को अपन बोल देंगे प्रकाश तरंगों का अपवर्तन अथवा रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये अपन मान लेते हैं माध्यम नंबर 1 या माध्यम नंबर 2। एक कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर आई, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में पहले माध्यम में ना वापस लौट के वो दूसरे माध्यम में चली जाती है। ठीक है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, और इसका मूल मार्ग तो क्या था? ये था, यहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से विचलित होगी, थोड़ी इधर डाइवर्ट होगी, मूल मार्ग से क्या हुई? विचलित होगी। इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सेकंड, यहाँ प्रकाश अपने ध्वनि तरंगों में पढ़ा था कि अपवर्तन की कंडीशन में आवृत्ति नहीं बदलती है, वेग और तरंग दैर्ध्य दोनों बदल जाते हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है कि यहाँ प्रकाश की चाल और तरंग दैर्ध्य तो परिवर्तित हो जाती है, जबकि आवृत्ति नो चेंज। सेम ध्वनि तरंगों में भी आवृत्ति नहीं बदलती थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जा सकती है, दोनों में सेम चीज़ है। इसका एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या क्वेश्चन है। सूर्योदय से अपन दैनिक जीवन में देखते हैं कि सुबह अपने 6 या 7 बजे के समथिंग, जब भी अलग अलग महीनों के हिसाब से सूर्योदय होता है, कभी जल्दी कभी बाद में, तो सूर्य उदय होने से पहले अपने वो लालिमा दिखाई देने लग जाती है। ठीक ठीक उसी प्रकार से शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद में, सूर्यास्त हो गया लेकिन उसके बाद में भी उसके चारों तरफ प्रकाश की जो किरणें अपने को दिखाई देती है। ठीक है, तो सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक प्रकाश की जो दिखाई देता अपने सूर्य का, उसका उदाहरण क्या है? अपवर्तन ही है। ठीक है, तो सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। ठीक है, दूसरा तारों का टिमटिमाना। अपन ने प्रकाश के परावर्तन में क्या पढ़ा था? ग्रहों का चमकना। ठीक है, जबकि यहाँ पर एग्जाम्पल है तारों का टिमटिमाना, दोनों अलग चीज है। ठीक है, टिमटिम कहते हैं तारे, बिल्कुल, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। थर्ड चीज, तो सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड अपन पढ़ेंगे अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, ये टॉपिक बनेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक प्रकार है। परावर्तन में क्या होता था? प्रकाश किरण वापस लौट के उसी माध्यम में आ जाती थी, जबकि अपवर्तन में दूसरे माध्यम में जाती थी। यहाँ पर परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक का मतलब यहाँ पर दो कंडीशन होनी चाहिए। पहले तो प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जानी चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, जब जो प्रकाश की जो किरण है उसका जो अपवर्तन कोण होता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है, उस दो कोण देखते हैं यहाँ पर। एक तो देखते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है, और एक देखेंगे यहाँ पर आपतन कोण, सॉरी अपवर्तन कोण नहीं, आपतन कोण। अपवर्तन तो अपवर्तन में, यहाँ पर बात करें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। ठीक है, तो इसमें आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। पहली कंडीशन तो है कि किरण जो है विरल माध्यम से, सॉरी सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करेगी? विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? सघन माध्यम से। ठीक है, सघन माध्यम से। दूसरा, इसके अंदर जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण, वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, तो प्री के हिसाब से ये चीज नहीं याद हो तो भी चलेगा, ये केवल मेंस के हिसाब से और समझाने की दृष्टि से कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या दो कंडीशन होना जरूरी है। पहला तो है कि प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना जरूरी है, और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, तो उसमें क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक, तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब यदि आपतन कोण को बढ़ाकर क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, आपतन कोण को क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, तो प्रकाश पुनः लौटकर सघन माध्यम में ही आ जाता है। ठीक है, प्रकाश किरण का सघन से विरल में जाना होता है, यहाँ ना कि विरल से सघन में। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है, ये नहीं याद हो तो भी चलेगा अपने। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फर्स्ट, रेगिस्तान में गर्मी के समय मृग मरीचिका, मिरेज का दिखाई देना।
मरीचिका किसको बोलते हैं? दोपहर के समय अगर रेगिस्तान में जाएं गर्मी के टाइम, मई जून के महीने में, तो वहाँ पर थोड़ा सा दूर की तरफ देखेंगे तो अपने रेगिस्तान के अंदर जो होगा वहाँ पर पानी भरा हुआ दिखाई देगा दूर। ठीक उसी प्रकार से रोड पे चल रहे होते हैं तो रोड पे भी थोड़ी दूर पे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ, लेकिन वहाँ पानी भरा हुआ नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मृगमरीचिका। तो ये किसका एग्जाम्पल? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। नंबर 2, हीरे का चमकना। हीरे के अंदर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। तीसरा, ऑप्टिकल फाइबर, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आरएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रकाशिक जो तंतु होता है वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है। इसमें प्रश्न ये पूछा कि प्रकाशिक तंतु में किस प्रकार की किरणों का उपयोग होता है? उसमें अलग अलग थी, सूक्ष्म तरंगे, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, अलग अलग। तो उसका एग्जाम्पल था क्या? प्रकाश तरंगे। ठीक, तो हीरे का नहीं सॉरी प्रकाशिक तंतु। चौथा है एंडोस्कोपी करने। मेडिकल साइंस में एक एंडोस्कोपी होती है, अपने पेट की जांच, आहार नाल की जांच होती है। ठीक है, और आहार नाल की जांच में जो एंडोस्कोपी उपकरण काम होता है उसके अंदर भी अपन देखते पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। तो 4 एग्जाम्पल हो गए, मृगमरीचिका, दूसरा हीरे का चमकना, तीसरा प्रकाशिक तंतु, चौथा एंडोस्कोपी। ठीक है, ये याद नहीं हो तो चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लेंस। ठीक है, लेंस। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि लेंस होता क्या है। ठीक है, लेंस अपने लगभग दैनिक जीवन में सभी की देखे हैं। अपन जैसे चश्मा लगाते हैं उसमें एक लेंस का उपयोग होता है। सिंपल सा उदाहरण है। ठीक है, सिंपल सा उदाहरण है चश्मा। तो सबसे पहले देख ले लेंस होता क्या है। यह वह उपकरण है जो प्रकाश के अपवर्तन के लिए माध्यम उपलब्ध करवाता है। किसके लिए? अपवर्तन के लिए, याद रखना है, परावर्तन के लिए, अपवर्तन के लिए। ठीक है, इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्योंकि प्रकाश अपन जब सामने देखते हैं तो प्रकाश के सामने वस्तु होते हैं, जो किरणें होती है प्रकाश की, वो अपने चश्मे पे गिरती है, वो चश्मे से आंखों में जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, ना कि परावर्तन। ठीक है, और लेंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है? बाई कॉन्वेक्स होता है, बाई कॉन्वेक्स, दोनों सतह बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। ठीक है, और इसका काम जो होता है वो होता है प्रकाश को अभिसारित करना। अभिसारित का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा करना, किसी बिंदु पर फोकसित करना। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। और दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस में क्या होता है? इसकी दोनों सतह होती है कॉनकेव होती है, इसकी होती है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये कॉनकेव होने के कारण प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? उल्टा उल्टा, है ना, अवतल लेंस। एक मिनट। ठीक है, तो उत्तल लेंस होता है अभिसारी होता है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पे फोकसित कर देता है। इसका उपयोग जो होता है वो दूरदृष्टि दोष अथवा हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर इंग्लिश में बोलेंगे इसको, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है? दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती दूरदृष्टि दोष में। और इसके निवारण के लिए अपन जिस लेंस का उपयोग करते हैं वो उत्तल लेंस होता है। दूसरा, सूक्ष्मदर्शी और कैमरा, उसके अंदर भी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो उत्तल लेंस का उपयोग हम दैनिक जीवन में 3 जगह करते हैं। एक तो दूरदृष्टि दोष के निवारण में, दूसरा सूक्ष्मदर्शी में, और तीसरा कैमरे में। तीनों एग्जाम्पल याद होने चाहिए। दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस इससे उल्टा हो जाएगा, इसकी दोनों सतह होगी वो कॉनकेव होगी। ठीक है, ये प्रकाश किरणों क्या करता है? फोकसित कर रहा था, तो ये प्रकाश किरणों क्या करेगा? अपसारित कर देगा। ठीक है, ये तो अभिसारित, ये तो कन्वर्जिंग था, कन्वर्जिंग। ठीक है, और एक कर देगा डाइवर्स, ये डाइवर्जिंग प्रकार का, यानी कि अपसारित, बिखेर देगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा निकट दृष्टि दोष अथवा मायोपिया। मायोपिया, इसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। उसके निवारण के लिए अपन जिस लेंस का उपयोग करते हैं वो होता है अवतल लेंस। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल तो इसके हो गए और 1 एग्जाम्पल इसका हो गया दैनिक जीवन। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इसमें अपन बात करेंगे दर्पण के बारे में। ठीक है, इसमें बात करें अपन दर्पण अथवा मिरर। लेंस के बारे में अपन बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण होता क्या है? दर्पण का निर्माण जो होता है शीशे से होता है। ठीक है, जबकि अपन पिछले में जो अपने अभी लेंस पढ़ा उनका प्लास्टिक और उसका अलग अलग मटेरियल से होता है। लेकिन दर्पण के निर्माण के लिए क्या करते हैं? शीशा जो होता है उसकी 2 सतह होती है। शीशे की एक सतह को अपन क्या करेंगे? अपन यहाँ से एक तरफ से या तो पारे से या चांदी से
या जिंक ऑक्साइड से क्या करेंगे, इसको लेपित कर देंगे एक तरफ से, तो इसकी जो दूसरी सतह होगी ये अपने आप ही ठीक है, उससे प्रकाश किरण आएगी तो ये दर्पण का काम करने लग जाएगा अपने आप। तो इसका निर्माण शीशे की एक सतह को पारा, जिंक या चांदी की परत से ढक कर किया जाता है। अपने एक तरफ से इसको ढक दिया तो अपने आप दर्पण बन गया। ठीक है, अब दर्पण जो होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो समतल दर्पण होता है और एक होता है गोलीय दर्पण। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल और दूसरा होता है गोलीय। ठीक है, अब गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन उत्तल दर्पण। ठीक है, जो कि यहाँ पर अपसारी होता है। ठीक है, अपसारी का मतलब डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। ठीक है, ये क्या करेगा, किरणों को दूर की, मतलब कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा करना और डाइवर्जिंग का मतलब बिखेरना। तो प्रकाश का ये सभी दिशाओं में फैला देता है। ठीक है, डाइवर्जिंग है अपसारी प्रकार का, तो प्रकाश किरणों को सभी दिशाओं में फैला देगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो दैनिक जीवन में काम आता है, वाहनों के अंदर जो अपने साइड के मिरर लगे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उत्तल प्रकार के होते हैं। क्योंकि अपन जैसे अपन साइड से अपन गाड़ी चला रहे हैं और अपना जो साइड में मिरर लगा होता है उसको देख, तो उसमें क्या देखते हैं, पीछे से जो अपने गाड़ी के पीछे क्या हलचल हो रही है उसी को देखने के लिए करते हैं। अब उसमें अपने को क्या चाहिए, पूरे रोड का व्यू आना चाहिए। ठीक है, दर्पण तो बड़ा छोटा सा सामने वाला, लेकिन अपने को क्या चाहिए, व्यू पूरा चाहिए, किसका, अपनी गाड़ी के पीछे वाला। उसके लिए प्रकाश की किरणों क्या होना चाहिए, सभी दिशाओं में फैला होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पर किसका उपयोग करेंगे अपन, उत्तल दर्पण का। दूसरा उपयोग होता है यहाँ पर एटीएम में। नेक्स्ट स्लाइड बात करेंगे इसमें अपन अब उत्तल दर्पण की। पहला हो गया उत्तल और दूसरा हो जाएगा अवतल, यानी अभिसारी, यहाँ पर अभिसारी हुआ है ना। अवतल दर्पण या अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, फोकसित करेगा। ठीक है, तो प्रकाश को किसी एक जगह पर केंद्रित करता है। ठीक है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ऐसे दर्पण जहां से प्रकाश किरणें अपन बिल्कुल एक फिक्स जगह पे चाहिए, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट में अथवा यंत्रों में अपन अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सबसे पहला दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों को देखने में, जो दंत विशेषज्ञ की अपन कभी कहीं गए हो आप लोगों में कोई दांतों के डॉक्टर के पास, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा दांतों को देखता है। ठीक है, उसमें कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण लगे हुए उपकरण का। ठीक है, दूसरा होता है वाहनों की हेडलाइट। जो वाहन होते हैं रात्रि के समय अपन सामने वाले क्या है उसमें हेडलाइट, जो तो हेडलाइट को अपन ने देखा होगा कि दूर तक बिल्कुल प्रकाश की जो किरणें होती है उसको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में या बिल्कुल कन्वर्जिंग टारगेट पे फोकस होता है, उसका चारों तरफ बिखरा हुआ प्रकाश नहीं होता हेडलाइट का। ठीक है, तो जो हेडलाइट होती है उनके अंदर भी अपन अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं कन्वर्जिंग के लिए, बिल्कुल टारगेट को फिक्स करने के लिए। सामने क्या आ रहा है बिल्कुल वो सामने वाले को पता करेंगे, ना कि रोड के साइड में किसी तरह ज़्यादा मतलब नहीं, हमने केवल सामने क्या आ रहा है क्या नहीं जा रहा है। वाहनों की हेडलाइट। दूसरा टॉर्च, किसान टॉर्च होते हैं गाँव के अंदर या अन्य प्रकार जो अलग अलग प्रकार की टॉर्च होती है उसको भी अपन क्या करते हैं, बिल्कुल एक फिक्स टारगेट को देखने के लिए काम में लेते हैं, यानी कन्वर्जिंग। तो टॉर्च भी इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, टॉर्च। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये स्लाइड दिख नहीं रही, यहाँ पर लिखा दांत। इसके अलावा सेविंग दर्पण, सेविंग करते हैं तो उसके लिए एक विशेष प्रकार दर्पण का उपयोग करते हैं। उसमें अपना टारगेट क्या होता है, केवल अपने सेविंग को देना, ना कि पूरा चेहरा। ठीक है, तो सेविंग में क्या क्या अपने को दिख रहा है, अच्छी तरह से बाल कट रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं कर तो नहीं लग गया, तो सेविंग जो दर्पण होता है विशेष प्रकार का, उसके अंदर भी अवतल दर्पण उपयोग में लेते हैं। तो 3 एग्जाम्पल हो गए, एक तो दंत विशेषज्ञ के द्वारा दांतों को देखने में जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसमें अवतल दर्पण का काम में लेते हैं, दूसरा वाहनों की हेडलाइट और टॉर्च, और तीसरा सेविंग दर्पण। नेक्स्ट है समतल दर्पण। समतल दर्पण बिल्कुल अपने घर में लगभग सबके पास रहते हैं, जिसमें अपन अपना चेहरा देखते हैं दैनिक जीवन में, तो उसको क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। प्राकृतिक सतह समतल होती है, बिल्कुल ऐसा होता है दर्पण। ठीक है, गोले नहीं प्रकार का होता, ये बिल्कुल समतल होता है। ठीक है, दैनिक जीवन में चेहरा देखने के लिए जिस अपन दर्पण का उपयोग करते हैं वो समतल दर्पण होता है। ठीक है, तो अपने पढ़ा पहले तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल, और अपन फिर उसके बाद में अपने बात की दर्पण की। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, उत्तल, अवतल और समतल। ठीक है, इनके अपने को 1 बाय 1 एग्जाम्पल याद करने, बाकी इनकी बेसिक डिटेल याद नहीं हो तो भी चलेगा तरीके हिसाब से। ओके, थैंक यू।